हेलो बच्चों, तो आज से स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। हिंदी में इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये हमारा पहला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो इस प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं, कोई चीज़ परिवर्तित होती है, जैसे कि लोहे में जंग लग गई, चाय की पत्ती डालने पर चाय का रंग बदल जाता है, मेहंदी लगाने पर हमारे स्किन पर एक लाल रंग चढ़ जाता है, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन। तो जो भी परिवर्तन होता है, चाहे वो भौतिक हो या फिर रासायनिक हो, उसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही यही है, किसी पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के दो भाग होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। पहला, इसको बोला जाता है प्रथम भाग, मतलब फर्स्ट पार्ट, और इसको बोला जाता है द्वितीय भाग, मतलब सेकेंड पार्ट। इन दोनों भागों के बीच में एक एरो लगाते हैं। ये एरो ये शो करता है कि ये भाग परिवर्तित हुआ इस भाग में। ये जो भाग होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, और यहाँ पर भी दो या दो से अधिक पदार्थ बन सकते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोला जाता है इसको? अभिकारक। ये आप याद रखें, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। इसको क्रियाकारक भी बोला जाता है, इसका एक नाम और है, अभिकारक बोल सकते हैं, इसका एक नाम और है क्रियाकारक। ठीक है। और ये वाला द्वितीय भाग होता है, इसको हम बोलते हैं उत्पाद। इसको उत्पाद बोला जाता है ना, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से इसका एक और नाम है क्रियाफल। तो कोई सी भी रिएक्शन होगी, उसके दो भाग होंगे, आप याद रखिए। उसमें एक अभिकारक होता है जो रिएक्शन में भाग लेता है ना, जो इस अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। इस द्वितीय भाग में भी प्रोडक्ट साथ में बनता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझे कि ए और बी कोई अणु है ना, दोनों आपस में मिक्स हुए और इनने ए बी नाम का एक बड़ा अणु बनाया। तो ये जो ए और बी हैं, इनको क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। ए भी रिएक्टेंट है और बी भी एक रिएक्टेंट है। इन दोनों रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाया? आपका प्रोडक्ट बनाया। और यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बना है? ए बी एक प्रोडक्ट बना है। कई बार आप इस एरो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखोगे, जैसे कि बहुत सारे रिएक्शन में यहाँ पर लिखा होगा किसी तत्व का नाम, जैसे कि Fe लिखा हुआ है ना, KMnO4 लिखा रहेगा, KMnO4 लिखा रहेगा, है ना, बहुत सारे KCl, H2SO4। तो इस एरो के ऊपर जो भी तत्व का नाम लिखा गया है, इसका सीधा अर्थ ये होगा कि इस तत्व की उपस्थिति में ये क्रिया हुई है। ये ए और बी इस तत्व की उपस्थिति में ए बी बने हैं, है ना। कई बार यहाँ पर एक हीट का सिंबल होगा। हीट का मतलब इस पदार्थ को, इन दोनों को मिक्स करने के बाद में गर्म किया गया है। ये जो एरो के ऊपर या नीचे जो भी लिखा जाएगा, वो ये बताएगा कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, कौन इस अभिक्रिया को करवा रहा है। तो ए और बी को गर्म किया गया, तब क्या बना? ए बी बना। मतलब आप गर्म नहीं करोगे तो ए बी नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम चाय बनाते हैं, है ना, हम इसको चाय के उदाहरण से समझते हैं। तो जब हम चाय बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं? दूध लेते हैं, शक्कर लेते हैं, चाय की पत्ती लेते हैं, है ना, और पानी मिलाते हैं। तो ये सभी क्या हुए? दूध, शक्कर, चाय पत्ती, ये सभी क्या हुए? अभिकारक हुए। और इन अभिकारक को आपस में मिलाने पर, क्या केवल इन सभी चीजों को मिलाने पर हमारी चाय बन जाती है? नहीं बनती है। उसको क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है ना। तो हम गर्म करेंगे तभी क्या बनेगी? चाय बनेगी। ऐसे डालने से चाय नहीं बनेगी।
तो किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है उसको कहाँ यहाँ शो किया जाता है एरो के ऊपर और नीचे। तो आप याद रखें, जैसे हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है उसको एक सिंपल रिएक्शन से समझते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से है। तो कार्बन क्या है, एक तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, एक अणु है। यहाँ पर अणु, परमाणु, आयन, यौगिक कुछ भी हो सकता है। तो इसका नाम क्या है, ये इधर है, एरो से उधर है, इसको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। और एरो से जो उधर है क्या बनेगा, CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है, और ये क्या बना, उत्पाद बना। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना। अभी हमने बात करी किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कोई भी भौतिक या रासायनिक घटना जब होती है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उसी और उसमें एक नई चीज बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इक्वेशन पर, रासायनिक समीकरण क्या होती है ना, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए कोई भी घटना ऐसी होती है, कोई भी ऐसी क्रिया होती है, उसको हम एक संकेत के द्वारा लिखते हैं, उसी संकेत को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। हमने आज कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको हम पूरा इतना डिस्क्राइब ना करके हमने ये लिया वो लिया, ऐसा किया वैसा किया, उसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी ना लिखकर हम एक छोटी सी इक्वेशन लिख देंगे। उस इक्वेशन को देखकर अगर उस इक्वेशन को कोई देखता है तो समझ जाएगा कि हाँ इनने ये चीज़ें ली थी और ये बनाया गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि किसी भौतिक रासायनिक घटना को एक संकेत या सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जिंक और जिंक सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैंने इतनी बात बोली, तो हम क्या करेंगे, इस बात को एक इक्वेशन के रूप में लिख देंगे कि हमने जिंक लिया, उसमें H2SO4 मिलाया और इन दोनों को मिलाने पर क्या बना, क्या बना, जिंक सल्फेट बना, ZnSO4 बना, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, है ना। तो इतनी बात को हमने क्या लिख दिया, एक इक्वेशन के रूप में लिख दिया। जिंक का एक फॉर्मूला संकेत है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक सूत्र है, और ये एरो ये बताता है कि इन दोनों को मिक्स किया गया और क्या बना आपका, जिंक सल्फेट बना, और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, मुक्त हुई। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, तत्व हो सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो किसी भी घटना को हम एक सूत्र या संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं ताकि उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में हमारे पास है बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हमने 9th क्लास में एक सिद्धांत पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियम के अनुसार क्या बोला गया था कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जाता ही ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम ये कहता है, उस नियम के अकॉर्डिंग इसको चलाते हैं कि यहाँ पर आपने जितने तत्व लिए हैं, जितने एटम लिए हैं, जितने परमाणु लिए हैं, वो सभी उन सभी का एक प्रोडक्ट बनता है। तो इधर जितनी परमाणु की संख्या है और उधर जितनी परमाणु की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी केमिकल इक्वेशन सही मानी जाएगी, है ना, वरना गलत मानी जाएगी। अब बराबर कैसी होगी, देखिए हम पानी को गर्म करते हैं, तो हमने 1 लीटर पानी लिया, पानी को लगभग आधे घंटे तक गर्म करने पर पानी क्या हो जाता है, 1 लीटर रहेगा, नहीं रहेगा, कितना रह जाएगा, 800 ml रह जाएगा। तो बाकी 200 ml पानी कहाँ गया, खत्म हो गया, नहीं, पानी कभी भी खत्म नहीं होता, कोई भी चीज खत्म नहीं होती, वो दूसरी जगह चली गई। कहाँ चली गई है, वो वाष्प बनकर कहाँ चली गई है, वायुमंडल के अंदर चली गई है। तो यही सिद्धांत बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि हम किसी भी चीज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो वो जो पानी है 200 ml कहाँ गया,
वायुमंडल के अंदर अभी भी है, मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप चेंज हो गया। पहले वो लिक्विड था और अब वो गैस फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर भी हमें ये बतानी पड़ेगी चीज़ों को इक्वेशन में कि हमने, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो ये तो गैस है, ये उड़ जाएगी। आपको प्राप्त क्या होगा? आपको केवल जिंक सल्फेट प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस थोड़ी दिखेगी, है ना। हम किसी चीज़ में अगर रिएक्शन करवाएंगे उसके अंदर कि भाई जिंक को लिया और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो क्या होगा? जिंक सल्फेट तो आपको बन जाएगा, वो तो दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस आपको नहीं दिख रही है ना। हाइड्रोजन गैस आपको नहीं दिखेगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनी और वो कहाँ गई? वायुमंडल में उड़ गई। तो वायुमंडल में कोई भी चीज उड़ेगी गैस में तो हम उसको इस एरो से फॉर्म करेंगे, ये एरो बताएगा कि वो वायुमंडल में चली गई है। तो देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन को हम समझते हैं इसी रिएक्शन से। यहाँ पर जो जिंक है वो कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितनी है? 4 है। देखिए उधर आप मैच करते हैं, जिंक 1 है, जिंक 1 है ना, H2 हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। मतलब यहाँ पर हमने जितने अभिकारक लिए थे, इस अभिक्रिया में जिन अभिकारकों ने भाग लिया था उतनों का ही क्या बन गया? उत्पाद बन गया। तो ये हमारी क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को लिखने से क्या फायदा है? उससे हमें पता चलता है कि हमने कितना जो अभिकारक लिया था और उसका कितना प्रोडक्ट बना है, ये इसका बेनिफिट्स है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन है हमारे पास में जिसमें हमें रिएक्शन को लिखना भी है और उसको बैलेंस भी करना है। चलिए उनको लिखते हैं। रिएक्शंस को हम बैलेंस्ड करते हैं, इस टाइप का हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को मिलाने पर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाते हैं। तो आपको जो फॉर्मूले लिखवाए गए हैं आपको उन फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH2 प्लस फिर क्या लिखना है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर क्या लगाना है आपको? एरो लगाना है। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है? CaCO3 प्लस में क्या है आपका? H2O। चलिए रिएक्शन लिखने के बाद क्या करना है? हमें उसको बैलेंस करना है। चलिए कैल्शियम कितना है? 1 कैल्शियम है, यहाँ पर भी 1 कैल्शियम है। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 2 है ना, ये 2 लिखा हुआ है बाहर, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। 2 ऑक्सीजन तो यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है। हमारे पास इधर 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, मतलब ये बैलेंस्ड है। चलिए नेक्स्ट, कार्बन हमारे पास 1 है तो यहाँ पर भी कार्बन हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये पूरी, और हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है जिंक, Zn लिख दिया, प्लस जिंक नाइट्रेट ZnNO3। ठीक है, जिंक नाइट्रेट नहीं, जिंक नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, उसके बाद में फिर एरो लगाना है, तो क्या बन रहा है आपका? जिंक नाइट्रेट। ये जो जिंक है ये इस नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा आपका? ZnNO3। लेकिन जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? ये होता है ZnNO3 वोल्टवाइज 2 होता है। ठीक है, चलिए अब क्या बचा हमारे पास में? सिल्वर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने Ag। चलिए अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करके देखते हैं। जिंक कितना है? 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है। सिल्वर कितने हैं? 1 सिल्वर है, 1 सिल्वर है। NO3 कितने हैं? ये नाइट्रोजन 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ये 2 का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन है। यानी कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 2 लगाया तो सिल्वर 2 हो गए, है ना, नाइट्रोजन भी 2 हो गए,
और ऑक्सीजन कितनी हो गई 3 2 जा 6, तो यहाँ का तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब जो सिल्वर है वो यहाँ पर 2 हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, है ना 2। अब वापस इसको देखते हैं, देखिए जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, सिल्वर 2 Ag है, सिल्वर 2 Ag है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, नाइट्रोजन भी हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन कितनी है 6 है, तो ऑक्सीजन 6 हो गई। ये भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम Al, चलिए प्लस में कॉपर क्लोराइड, तो CuCl2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। फिर एरो, उसके बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है AlCl3, है ना AlCl3। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है AlCl3, प्लस में क्या है Cu है, कॉपर है। चलिए बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर कितना 1 है, कॉपर भी 1 है। Cl2 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, है ना 3 लिखते हैं यदि, तो कॉपर भी 3 हो जाएंगे और क्लोरीन कितने हो जाएंगे 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हम 2 लगा दें। यहाँ पर 2 लगाएंगे तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, 3 2 जा 6, है ना 6 क्लोरीन हो गए, क्लोरीन यहाँ पर 6 है, लेकिन कॉपर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कॉपर 1 ही है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 3 कॉपर लगा देंगे। चलिए वापस चेक करते हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं 1 है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा दें, 2Al, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3CuCl2, है ना। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है ना। CuCl2, कॉपर कितने हो गए 3 हो गए, 3 कॉपर हो गए। क्लोरीन कितने हुए 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। एक इक्वेशन और है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, है ना, BaCl2 प्लस K2SO4, है ना, उसको भी हम कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 4 जो हमारी है वो ये है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस एरो, सॉरी, है ना एरो, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस में क्या देंगे प्लस में पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। हर रिएक्शन को आपको बैलेंस करना, अगर आप बैलेंस नहीं करते हो और अब रिएक्शन लिख देते हो तो वो आपकी गलत मानी जाएगी, है ना, रॉन्ग हो जाएगी। चलिए BaCl2, बेरियम कितने हैं अपने पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है। Cl2 कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर Cl 1 ही है ना, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। चलिए एक एक को करते हैं। आप जब भी इक्वेशन को बैलेंस करो, है ना, तो आप पेंसिल से करिए, क्योंकि हमें बीच में चेंज भी करना पड़ सकता है। चलिए तो यहाँ पर 2 लगा दिया तो Cl तो 2 हो गए। चलिए K2 पोटेशियम कितने हैं 2 है, पोटेशियम भी 2 है। चलिए SO4 सल्फर 1 ही और ऑक्सीजन 4 है ना, ये एक ही ग्रुप है सल्फेट ग्रुप, इसको सल्फेट ग्रुप बोला जाता है। तो यहाँ पर भी SO4, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है बच्चों। अब यदि आपको इस प्रकार से बैलेंस करनी या प्रॉब्लम आ रही है तो हम जो अगला जो लेक्चर है वो हम पूरा कहीं पे बनाएंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के ऊपर। मैं आपको सिखाऊंगा कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इसमें बहुत सारे रिएक्शन की हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हमारे जो सिलेबस के साथ में जो रिएक्शन है उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको आप लर्न कीजिए, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर स्कूल में आके पूछिए, ठीक है। थैंक यू।